हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं अचीव पॉइंट की तरफ से वर्णन राय फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। हम लोग अचीव पॉइंट से लाइव क्लास करवाते हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, चाहे वो आईएएस के लिए हो या आईपीएस या आईएफएस के लिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यूपीएससी प्रीलिम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम दिया गया है बैच का 6 AM to 8 AM मंडे टू फ्राइडे हमारा मॉर्निंग बैच है। और इवनिंग बैच 10 PM to 11:30 PM मंडे टू सैटरडे जो चलेगा वो हम लोगों का दूसरा बैच है, नाइट बैच है। आप लोग जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स, हम सब जानते हैं कि 3 महीना और बचा है लगभग। तो आप लोग जो लोग यूपीएससी के फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छे प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनके सहायता के लिए हम लोगों ने ये सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सहायता मिल जाए आगे बढ़ने में। आपके सफलता के साथ साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो जो लोग इंस्पायर्ड भी है कि आने वाले समय में जो लोग देना चाहते हैं वो लोग भी दे सकता है, ये वीडियोस देख सकता है और वीडियोस के थ्रू नॉलेज गैदर कर सकता है। उनको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब के बारे में हम लोग पहले भी बहुत सारे वीडियोस दे चुके हैं। यहाँ पे हम लोग वीडियोस दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे गए 2020-21 में, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ताकि आप लोगों को नॉलेज में एनहेंसमेंट हो। योर नॉलेज विल गेट एनहांस्ड, योर नॉलेज will get sharpened, and you will get more idea of what type of question comes in the exams, or what will be the strategy to take preparations for the to crack the exam, to pass the prelis exam and going for the mains। तो पिछले कुछ वीडियोस हम लोगों ने पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन लोग क्वेश्चंस को उठा के डिस्कस किए हैं। आज हम लोग इस सीरीज में जनरल नॉलेज के तीसरा वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल एपी विकास यादव, इनको देखें। इस चैनल को में सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, इट्स फ्री फॉर ऑल। और आप लोग अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपके सफलता के और उनके सफलता के साथ साथ हम भी जुड़ सके। तो सबको शुभकामनाएं देते हुए आइए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पहला सवाल दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। बोला गया है भारत में जो जल विद्युत के सदर जल विद्युत है, जिससे हम लोग पावर जनरेट करते हैं रिवर के पानी से, नदी के पानी से, उससे रिलेटेड या उससे सदर में कुछ इधर पे कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिया गया है, विच वी हैव टू कंसीडर, वी कंसीडर्ड कि विच वन इज द करेक्ट वन। तो आइए देखते हैं। पहला बोला गया है, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब भारत चीन के बाद ही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नदी के पानी से बिजली बनाने वाले देश है। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, सबसे पहले चाइना है। और दूसरा बोला गया है, इट इज ए हाईली कैपिटल इंसेंटिव मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बट हैज लो रिकरिंग कॉस्ट। मतलब ये जो विद्युत उत्पादन है नदी के पानी को इस्तेमाल करके, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम बोलते हैं, इसमें अत्यधिक पूंजी गहन विधि है, मतलब पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं किंतु इसकी आवर्ती लागत निम्न होती है। मतलब इसको एक बार बनाने में कॉस्टिंग आता है, लेकिन उसके बाद इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान, चीप होता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी चीप मिलता है, मतलब सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जो अनुमान थर्मल से बहुत ही कम है। थर्मल मतलब जो कोयले से बनता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इससे हमें और ज़्यादा कम लगता है थर्मल पावर के हिसाब से। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है इन दोनों में से, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग दिस टू। तो लेट्स कम टू द आंसर, देखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मीन्स ओनली सेकेंड वन इज करेक्ट, तो इट इज से राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
only second one is correct. Why only second one is correct? That means first is not right. India is not second. क्यों इंडिया सेकंड नहीं है? चलिए देखते हैं व्हाई इंडिया इज नॉट सेकंड. बिकॉज इंडिया वर्ल्ड में पोजीशन 5th है. सबसे पहले चाइना है, ये सही है, लेकिन इंडिया का पोजीशन 5th है, सेकंड नहीं है. तो उस हिसाब से हमारे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इंडिया का पोजीशन क्या है? चाइना फर्स्ट है और इंडिया का जल विद्युत उत्पादन में अपना पोजीशन है 5th, 5वां, यानी 5th पोजीशन पे है. तो ये हमारा गलत आंसर हो गया. दूसरा कथन जो है स्टेटमेंट के हाईली कैपिटल इंसेंटिव मोड, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है लेकिन उसका लागत कम आता है, ये हमारा सही कथन है. क्योंकि पानी से बिजली बनाने में कॉस्टिंग बहुत कम गिरता है, तो इससे बिजली भी सस्ता मिलता है. तो इसी हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, with reference to serological surveys recently seen in news, consider the following statement. मतलब हाल ही में सुर्खियों में रहे सेरोलॉजिकल सर्वे के संदर्भ में नीचे कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं. फर्स्ट पहला बोला गया है, दे आर कंडक्टेड टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन. ये सर्वेक्षण आबादी में किसी रोग के प्रसार का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है. मतलब कोई भी बीमारी, डिजीज या बीमारी पॉपुलेशन में कितना फैलेगा और कितना फैल सकता है, इसका जो एस्टीमेट करते हैं, इनके लिए सर्वे लगाया गया है. जैसे कोरोना काल में हम भी हाल ही में हम लोगों ने देखे कि सर्वे हुआ कि कोरोना किसको हुआ है और उससे कैसे फैल सकता है. हम सभी लोग इससे वाकिफ है, हम सभी लोग इसको भुगते हैं एक साथ पूरे देश, तो हम लोग जानते हैं. और दूसरा है, दे आर असेस्ड यूजिंग द मोर्टेलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन रीजन. मतलब एक इलाके में, एक संदिग्ध या फिर एक निर्दिष्ट इलाके में, सटीक इलाके में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग रहते हैं और उनमें से कितने का देहांत हो रहा है, इसका आकलन करना, इसको एसेस करना. एसेसिंग दी सिचुएशन, ये एक पर्टिकुलर रीजन की उस जगह पे कितने लोग मर रहे हैं. जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा क्या, स्टेट वाइज एसेस किया जा रहा था, आकलन किया जा रहा था राज्य के हिसाब से, किस राज्य में सबसे ज्यादा फैला. हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा था. दूसरे वेव में, सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा दिल्ली सबसे ज्यादा था. तो ऐसे सर्वे का एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग रहते हैं और कितना लोग मर रहे हैं, इन दोनों को मिला के ये सर्वे होते हैं. तीन में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं. हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. क्यों ऐसा हुआ? Why this is happened? This is because they are conducted to assess the prevalence of disease in a population. मतलब ये सर्वे किया जाता है कि एक देश में या एक इलाके में कितना फैलने का चांस है. जैसे हम लोग सब जानते हैं कि मॉस्किटो या मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है जैसे बहुत जगहों में, तो एक इलाके में उसका फैलने का चांसेस कितना ज्यादा है, इसको आकलन करते हैं, ना कि एक इलाके में कितने लोग मरे, कितने लोग हैं, कितने लोग मरे, उसका आकलन नहीं करते. तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली, दैट इज 1 ओनली. कितना फैल सकता है, ये हो गया हमारा आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है, recently the third reactor at Kakrapar nuclear power plant achieved criticality. What does it imply? बोला गया हाल ही में काकड़ापार, गुजरात के काकड़ापार इलाके में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां वो पावर प्लांट
क्रिटिकलिटी अचीव कर गया। क्रिटिकलिटी का मतलब क्रांतिकता प्राप्त की, मतलब उसका हाईएस्ट अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका निहितार्थ क्या है? पहला बोला गया, इट रिफर्स टू द नॉर्मल ऑपरेटिंग ऑफ रिएक्टर इन व्हिच इट सस्टेन्ड ए फिशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर में सामान्य परिचालन के संदर्भ में जो होता है कि हमारे जो न्यूक्लियर है वो विखंडन हो जाता है। फिशन मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ एटम, मतलब एक एटम से टूट के वो दो एटम बन जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ एटम होता है, जो परमाणु बम में होता है अक्सर। तो दैट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमें बोलते हैं, विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये नॉर्मल है। दूसरा है, इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ जीरो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब काकड़ा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या प्लांट जो है वो जीरो न्यूक्लियर वेस्ट पैदा कर रहा है। मतलब उनका न्यूक्लियर वेस्ट यानी परमाणु अपशिष्ट जो है वो उत्पादन ही नहीं हो रहा है, वो जीरो पे चला गया। जैसे हम लोग घर में कोई मैला ही नहीं है, कभी भी नहीं मैला बनेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो। तीसरा है, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए पावर प्लांट टू जनरेट एनफ पावर टू सेटिस्फाई ए रीजन पावर रिक्वायरमेंट। बोला गया है एक आंकड़ा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना अपना ऊर्जा पैदा कर लेने में सक्षम हो गया है ताकि एक पर्टिकुलर रीजन यानी एक इलाके को उसका जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है पावर का, उसको सप्लाई कर सके या फिर ऊर्जा दे सके। और चौथा है, इट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर इन हेवी वाटर एज ए कूलेंट अटेन्स क्रिटिकल टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि हेवी वाटर को न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने में डाला जाता है, तो ये ठंडक के रूप में काम करता है, तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गया है, मतलब एकदम क्रांतिक तापमान पर पहुंच गया है। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। क्रांतिक मतलब जिसे हम लोग ऑप्टिमम बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर और जा नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो क्या हुआ, बोला गया है ये रिएक्टर के सामान्य परिचालन को संदर्भित करता है जिसमें वो विखंडन अभिक्रिया बनाया रखते हैं। इट सस्टेन ए फिशन रिएक्शन। इसका मतलब यही है कि काकड़ा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अब सक्षम हो गया है कि उसका रिएक्टर नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो होता है न्यूक्लियर फिशन या फिर फ्यूशन, उससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होता है, तो वहां पे सस्टेन नहीं करता, मतलब बच नहीं सकता। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ककरापार का ये समय में आ गया है जहां पे विखंडन अभिक्रिया जो हो रहा है उसको वो बनाए रख सकता है, वो खराब नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। मतलब उसने अपने आप को, पावर प्लांट ने इस जगह पे लेके आया कि वो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन दे सके। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे कुछ हृद या झील के नाम दिए गए हैं और वो किस तरह की झील है ये दिया गया है, हमें इसको जोड़ना है। लेक एंड टाइप्स ऑफ लेक, वी हैव टू अरेंज इट। तो लेट्स सी, फर्स्ट गिवन सांभर लेक, ऑक्सबो लेक, मीन सांभर झील का नाम दिया गया है और बोला गया है कि ये एक गोखुड़ झील है, यानी गाय के जो नीचे वाले पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है वैसा शेप में दिखता है। दूसरा नाम है लोनार लेक, विच इज अ टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक मतलब विवर्तनिक, मतलब जो समय से धीरे धीरे करके बनता गया। तीसरा है लोकटक लेक जो मणिपुर में है, इसे बोला गया है एंडोहेरिक लेक, एंडोहेरिक झील। और चौथा है भीमबनाद लेक जो है बैकवाटर लेक। बैकवाटर मतलब जहां पे समंदर का पानी उल्टी दिशा में चलता है, नदी का पानी उल्टी दिशा में चलता है, उसे कहते हैं बैकवाटर। तो इनमें से कौन सा पेयर एकदम करेक्टली मैच है, तो आइए आंसर देखते हैं।
हमारे यहाँ आंसर राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब 4 ओनली, खाली चौथा वाला ही हमारा सही है। क्यों है? क्योंकि सांभर लेक जो है वो ऑक्सबो लेक नहीं है, वो एक नॉर्मल लेक है। उसके बाद आते हैं लोनार लेक पे। लोनार लेक क्या है? लोनार लेक टेक्टोनिक लेक नहीं है, मतलब भूकंप की वजह से हो या फिर मूवमेंट की, पृथ्वी के हिलने की वजह से हो, वो लेक क्रिएट नहीं हुआ। लोकटक लेक एंडोहेरिक लेक नहीं है। एंडोहेरिक का मतलब एनवायरनमेंट से पूरा जुड़ा हुआ, तो ये उस तरह का लेक भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे केरला में जो भीमबनाथ लेक है। ये क्या है? ये बैकवाटर लेक है, कोची टू आलेप्पी हम बोल सकते हैं, इसके थ्रू हम आ सकते हैं। और ये बैकवाटर केरला में बहुत ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पर्यटन केंद्र है। लोग घूमने जाते हैं तो ये बैकवाटर जरूर करते हैं, जहाँ समंदर का पानी नदी के पानी को उल्टी दिशा में घुसा देता है। तो बैकवाटर करके आप आलेप्पी से कोची तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 4 ओनली। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट, शॉर्ट में ग्लोब, इज एन इनिशिएटिव ऑफ। मतलब ये जो ग्लोब वाला प्रोग्राम है या फिर इसको हम पहल बोल सकते हैं, ये पहल किसने लिया कि दुनिया को सिखाओ और दुनिया को दिखाओ कि जो पर्यावरण है उसका हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकता है अगर हम पर्यावरण को ठीक ठाक रखें, तो उसको बेकार ना बनाए, तो उसको विध्वंस में लेके ना जाए। तो ये दिखाने ये किसका इनिशिएटिव है, मतलब किसने पहल किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा हम सब जानते हैं अमेरिका का सबसे और दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर है, अंतरिक्ष गवेषणा केंद्र है, जहां से बहुत सारे रॉकेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह स्पेस पे छोड़े जाते हैं। दूसरा है हमारा भारत का अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो। ये भी हम सब जानते हैं कि इसरो कितना कैपेबल है, हाउ मच कैपेबल इसरो इज एंड व्हाट दे डू डिड एक्चुअली इन पास्ट ईयर्स। पहले हम लोग चंद्रयान 1 भेजे जो सक्सेस रहा, उसके बाद हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया, तो इसरो का भी सक्सेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब पूरे यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उनके बारे में बोला गया। और चौथा है रसिया का रॉसकॉस्मोस, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। मतलब 4 देश के जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम दिया गया है। तो ये किसका पहल है? तो इट इज बेसिकली नासा का पहल है। मतलब इतने बड़े परियोजना दुनिया को सिखाना और दिखाना किसी, ये पॉसिबल है किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, मतलब जो कंट्री अपने शिखर पे पहुंच गया है उसके पास ही टेक्नोलॉजी और पैसा होगा कि वो लोग ऐसे पहल को ले सके। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा सही जवाब होगा कि इतना ताकत, इतना पैसा, इतना समय और इतना टेक्नोलॉजी नासा के पास है। इसीलिए उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि दुनिया को बचाने के लिए लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। हम सब जानते हैं नासा कहाँ का है? नासा यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसरो कहाँ का है? इंडियन लिखा ही गया है। यूरोपियन कहाँ का है? पूरे यूरोप का। और रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रशिया का है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने में आप लोगों का नॉलेज में थोड़ा बढ़ोतरी होगा। तो इसी आशा में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन या डिस्कशन हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से रहे, सतर्क रहे, अपना जो भी ये परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए अपना जो भी प्रिपरेशन है वो आप लोग लेते रहे अच्छे से और एकदम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। हम आपके साथ हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और आप लोग अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 2 ठो। आप यहाँ पे किसी भी नंबर पे फ़ोन करके बाकी तथ्य को ले सकते हैं। यू कैन गेट अदर इन्फॉर्मेशंस ऑल्सो एंड join with us to help us to find you your goal or to achieve your goal। अगर आप अपना गोल को यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप अपना एक बहुत बड़े भारत सरकार के आधिकारिक बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है, तो आप हमें हमें आपके साथ जुड़ लीजिए। आपके सफलता में ही हमारी सफलता होंगे। तो इसी उम्मीद में कि आप लोग अच्छे रहे, सतर्क रहे और अपना प्रिपरेशन लेके आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।